नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 7वीं के पाठ 24 को, जिसका नाम है बहू की विदा। तो ये बहू की विदा जो है ये विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एक एकांकी है, ठीक है, जो कि दहेज प्रथा पर जो है वो आधारित है। तो इसके डायलॉग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और इसके जो अंत में जो है वो समस्या का समाधान जो है वो भी बताया गया है। विनोद रस्तोगी जो है वो एक सफल एकांकीकार है। एकांकी को नाटक का ही एक प्रकार कहा जा सकता है, ठीक है। बहू की विदा समस्या को लेकर लिखी गई है। इसके अंत में दहेज की समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करके लेखक ने सराहनीय कार्य किया है। मतलब एकांकी जो है वो नाटक का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है बहू की विदा, ठीक है, तो इसके अंत में जो दहेज से लेकर जो समस्याएं होती है उसका किस तरीके से समाधान किया जा सकता है वो भी लेखक यानी कि विनोद रस्तोगी ने बताया है कहानी के अंत में। पात्र परिचय कौन कौन से, यानी कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से है। जीवनलाल जो कि एक जो है वो धनी व्यापारी है, इसकी एज जो है वो 50 साल है। जो राजेश्वरी है वो जीवनलाल की पत्नी है, उसकी एज 46 ईयर्स है, ठीक है, 46 वर्ष की है। रमेश उनका बेटा, वो 22 साल का है। कमला जो कि रमेश की पत्नी है, उसकी उम्र 19 साल है। प्रमोद जो कि कमला का भाई है, ठीक है, उसकी उम्र जो है वो 23 साल है। की शुरुआत में उसका सेटअप जो है वो बताया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि कमरा जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सजा हुआ है, आधुनिक ढंग से सजा हुआ है। सामने की ओर से बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे के दो द्वार हैं, यानी कि दो दरवाजे हैं। एक सामने वाला अंदर जाने के लिए, और बाईं ओर का जो द्वार है यानी कि बाईं ओर का जो दरवाजा है वो बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों ही गेट पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की जो खुली हुई है, ठीक है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ये जो नाटक है वो जब स्टार्ट होता है तो वहां पर खिड़की के पास जो है वो जीवनलाल खड़े होते हैं। वह बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीर और समृद्धि के निशान है, ठीक है। मतलब कि वो काफी ज्यादा जो है वो पैसे वाला है, वो चीज जो है उसके शक्ल पर जो है वो दिख रही है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। पैंट और बूशर्ट पहने, यानी कि पैंट और कमीज पहने खड़ा है। चेहरे पर निराशाजनक करुण भाव है, ठीक है, उदास है वो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने। जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो प्रमोद कमला का भाई है वो कहता है कि अब वो अपनी बहन को लेने के लिए आया है। तो जीवनलाल जो है वो उसे मना कर देता है कि वो नहीं जाएगी, ठीक है। आगे है कि प्रमोद यह जानकर भी, जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा, यानी कि माँ का दिल टूट जाएगा। जीवनलाल, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर। जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। प्रमोद हाथ जोड़कर, जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लग गया, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरे बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। तो यहाँ पे प्रमोद जो है वो उनको जो है जीवनलाल को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो कमला को उसके साथ भेज दे, लेकिन जीवनलाल कहता है कि तुमने जो है वो दहेज पूरा नहीं दिया था। अगर जो है तुम उसे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो क्योंकि जब बारात आई थी तो तुम लोगों ने उसकी खातिरदारी भी ठीक से नहीं की, तो जिसकी वजह से इसकी जीवनलाल की जो है वो इंसल्ट हुई है, ठीक है। तो वो कहता है पहले इस घाव का मरहम भेजे, यानी कि वो यहाँ पर जो है उसके लिए दहेज के पैसे मांग रहा है। प्रमोद जी, आप इस बात
को विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांगे पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, और तुम, उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक ही तो कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है, विदा तभी होगी जब 5,000 नकद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। तो यहाँ पर जो है प्रमोद जो है वो कहता है कि जब वो उसको वापस लेने आएंगे गौने के बाद में, तब वो जो है उनको जो है वो दहेज के पैसे या दहेज को पूरा कर देंगे, ठीक है। लेकिन जीवनलाल कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो वो कहता है कि ना, वो अपना हाथ जो है वो आगे फैलाता है उसके, प्रमोद के, और कहता है कि पहले यहाँ पे 5,000 रुपया रखो, और उसके बाद जो है उस कमला को अपने साथ लेके जा सकते हो। अब प्रमोद जो है वो गुस्से में आ जाता है, यह तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। तो यहाँ पर प्रमोद जो है वो कहते कि अगर रमेश बाबू होते तो शायद वो उसे भेज देते, यहाँ पे वो कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जीवनलाल कहता कि वो मेरे सामने मुंह नहीं चलाता, और वो चुपचाप जो है वो सुनता रहता। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, मैं खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए, इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? तो यहाँ पे जीवनलाल बता रहा है कि हमने जो है वो अपनी बेटी को जब विदा किया तो उसके साथ काफी सारा दहेज भेजा, जिससे कि जो बाराती थे वो भी खुश होकर गए, और हमने काफी ज्यादा जो है वो दहेज दिया, काफी अच्छी खातिरदारी की। प्रमोद, जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद व्यंग्य से, जो हमारी बहन है क्या वे आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। तो यहाँ पे जो है जीवनलाल की जो है बेटी है वो पहला सावन जो है वो जीवनलाल के घर में बिताएगी, यानी कि अपने घर में बिताएगी। तो लेकिन जीवनलाल जो है वो अपनी बहू को विदा नहीं कर रहा, तो प्रमोद जो है वो उसके ऊपर टॉन्ट कसता है, ठीक है, व्यंग्य से बोलता है कि वो भी तो मतलब कि आपकी कुछ लगती है कमला। तो वो कहता है कि नहीं, वो बहू और बेटी को एक तराजू में मत तोलो, मतलब दोनों में अंतर होता है। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जान से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माले के बच्चों ने झूला डाला है या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। जीवन का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है, अंदर से कमला आती है, चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है, हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। तो यहाँ जीवनलाल जो है वो अपनी बेटी के आने की, उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा खुशी है, तो वो वहां पर देख रहा है, क्योंकि वो सावन के टाइम में आ रही है कि झूला उसके लिए डाला गया कि नहीं डाला गया। उसके बाद जो है वो जो है उसकी बहन आ जाती है प्रमोद की, यानी कि कमला आ जाती है, और वहां पर जो है वो उदास है, अब न्यूली मैरिड है, तो वो अच्छे तरीके से सज सवर कर वहां पर अपने भाई के सामने आती है। प्रमोद, अच्छी तरह तो हो। कमला सिसकने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, पागल ना बनो कमला, रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर आऊंगा, और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए, और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है।
प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो प्रमोद अपनी बहन से जो है उसको देखकर जो है वो मतलब कि दुखी हो रहा है, ठीक है, कि वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वो उसे कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें लेकर जाऊंगा, ठीक है, और मैं बाबूजी के यानी कि जो जीवनलाल है उसके मरहम की दवाई लेकर आऊंगा, जो कि है 5,000 रुपए। तो जहाँ पे कमला जो है वो चौंक जाती है, तो वहां पे प्रमोद जो है वो बताता है कि जो उसका मकान है वो सही हालत में नहीं है, ठीक है। कहता अगर हम उस मकान को बेच देंगे तो हमें 7-8 हजार मिल जाएगा, यानी यहाँ पर वो अपना मकान बेचकर भी जो है जीवनलाल को खुश करना चाहता है। कमला व्याकुलता पूर्वक आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है आवेश में आकर। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम। कमला, मेरी चिंता आप न करें, सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद, कमला। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। तो यहाँ पे कमला जो है वो उसे बता रही है कि उसकी जो है एक और बहन है, अगर वो घर बेच देगा तो उसकी जो है वो शादी वो किस तरीके से करेगा। वो उसको बताती है अपने भाई को कि वो नहीं जाना चाहती, वो यहीं पर गौरी के साथ जो है वो सावन बिताएगी, और गौरी जो है वो काफी नेचर वाइज अच्छी है, और वो उसके साथ यहाँ पर खुश रहेगी। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माता जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो, अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है, कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी दूसरी कोच पर बैठती है, बैठे रहो तुम लोग हंसकर, क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। तो यहाँ पर जो है वो बातें जो है वो स्टार्ट हो जाती है उनकी। वो कहते हैं कि यहाँ पे बस जो उसके बाबूजी है यानी कि जो जीवनलाल है वो जिद्दी स्वभाव का है, बाकी जो उसकी माता जी है यानी कि जो सास है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। तो बाद में राजेश्वरी यानी कि जो जीवनलाल की वाइफ है वो वहां पे एंटर करती है, और वो बोलती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग जो है वो बस हालचाल पूछ रहे थे। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है, कमला दृष्टि नीची कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के सामने तो वे किसी की सुनते ही नहीं, जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम, बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद जी रुपए की तो कोई बात नहीं, वे तो। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है, चुप क्यों हो, बताओ? प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। राजेश्वरी, बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राजेश्वरी जो है सबसे पहले प्रमोद से कारण पूछती है कि उसने क्या कहा, जीवनलाल ने क्या कहा। और जीवनलाल जो है वो प्रमोद जो है वो बताना नहीं चाह रहा राजेश्वरी को कि क्या क्या जो है वो जीवनलाल ने उससे कहा है, कितने रुपए मांगे हैं। जब राजेश्वरी उसको थोड़ा जोर देकर पूछती है तो वो बता देता है कि लेने चली जाती है। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो? यह कभी नहीं हो सकता, मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकालना। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी,
आप सभी से एक प्रार्थना, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जाती क्यों नहीं, गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई। जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी। इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राजेश्वरी है वो जो है प्रमोद को मनाती है कि जिस तरीके से मैं एक बेटी की माँ हूँ या गौरी मेरी बेटी है, उसी तरीके से कमला जो है वो भी किसी की बेटी है और उसकी माँ जो है वो भी इंतजार कर रही होगी अपनी बेटी का। तो वो मना लेती है और कमला को गुच्छा देती है चाबी का कि जाके वो उसमें से तिजोरी में से पैसे जो है वो निकाल ला कर उसे हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जरा तैयारी करो स्वागत की, जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। जीवनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नाक कटे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक और मूछ होते हुए भी नकटा है, मुझ कटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर, मतलब कि पर्दे के पीछे से हॉर्न की आवाज आती है। तो यहाँ पर जो है जीवनलाल जो है वो अंदर आके राजेश्वरी को बुलाता है कि तुमने जो है वो गौरी के स्वागत की तैयारी नहीं की। और उसके बाद वो जीवनलाल जो है वो टॉन्ट कसता है प्रमोद पर कि अब नाक वाले ये प्रमोद जो है वो भी देख ले कि नाक वाले अपने बेटे का स्वागत किस तरीके से करते हैं। ये बात जो है वो राजेश्वरी को पसंद नहीं आती और वह जीवनलाल को इस बात पर टोक देती है। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं, तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह, पैंट और कमीज पहन, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए सर में, गौरी कहाँ है। रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई, क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर तो ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, अपनी बेटी का वेट कर रहे थे, यानी कि गौरी का वेट कर रहे थे। लेकिन जो रमेश है वो आ जाता है और वो बताता है कि गौरी जो है वो नहीं आई। तो उसका पिता है वो चिंतित हो जाता है और पूछता है क्या वो ठीक है, तो वो क्यों नहीं आई। रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाता है। कमला के हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा हिलता जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल जैसे किसी की छाती पर घूंसा मार दिया हो, विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा। रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे पर बेटे वालों की नाक भों सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। तो यहाँ पे उसे बताते हैं कि दहेज पूरा ना देने के कारण गौरी को जो है वो नहीं भेजा गया। तो जीवनलाल कहता है कि हमने तो अपने सारे जीवन की कमाई दे दी। तो राजेश्वरी टोकती है कि अभी तो तुम भी जो है वो इसी तरीके के काम जो है वो कर रहे थे। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी, आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक वह बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगी, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है।
तो यहाँ पर राजेश्वरी जो है वो जीवनलाल को उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश करती है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर बेटे वाले यह याद रखें कि वह बेटी वाली भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, द्वार तक आता है फिर घूमकर मैं जल्दी ही फिर आऊंगा, विश्वास रखे इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित ना करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट की मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू को विदा नहीं करना है क्या। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है, वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर आती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे यवनिका गिरती है। तो यहाँ पर जो है जीवनलाल जो है वो बहू को विदा करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी गलती का जो है वो एहसास हो गया। ठीक है, तो प्रमोद जो है वो कहता है कि बाबूजी अगली बार आऊंगा तो मैं आपकी चोट की मरहम लेकर आऊंगा। तो जीवनलाल कहता है कि तुम मुझे जो है वो लज्जित ना करो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, और वो जो है कमला को जो है वो भेजने की तैयारी जो है वो करते हैं, और धीरे धीरे करके पर्दा जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर के अभ्यास जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मुहावरे और लोकोक्ति को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। हमने यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति के जो है वो अर्थ को भी जो है वो दिया है। सपना देखना, सपना देखना का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, सफलता के केवल सपने ही नहीं देखना चाहिए बल्कि अथक प्रयास भी करना चाहिए, मतलब सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हृदय टूटना मतलब दुख होना, हर्ष के पिताजी ने उसे मोबाइल दिलाने से मना कर दिया क्योंकि वह अभी बच्चा है, इसलिए उस बच्चे का हृदय टूट गया। झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ना मतलब अपनी सीमा से अधिक पाने की इच्छा करना। सीमा देखने में तो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन उसने मिस इंडिया प्रतियोगिता में अपना नामांकन करवाया है, इसे कहते हैं झोपड़ी में रहकर महलों के सपने देखे। ठेस पहुंचाना, दुख देना, शब्दों द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी हिंसा है। नेक्स्ट है धूप में बाल सफेद होना, बिना कुछ सीखे या अनुभव प्राप्त किए उम्र बिताना, यानी कि अनुभव ना होना। ठीक है, खेती करते करते उम्र बीत गई पर कुंदन को यही नहीं पता कि फसल की कटाई कैसे की जाती है, इसने तो धूप में बाल सफेद कर लिए। नेक्स्ट है मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान। महाराणा प्रताप की युद्ध कला को देखकर सामने वाले दांतों तले उंगली दबाते थे। पानी से पत्थर नहीं पिघलता मतलब कठोर व्यक्ति जो है वो आंसुओं से नहीं बहलते। ठीक है, या कह सकते हो आंसुओं से नहीं बदलते। मजदूर को ठेकेदार के सामने गिड़गिड़ाते देख उसके साथी ने उससे कहा कि शांत हो जाओ क्योंकि पानी से पत्थर नहीं पिघलता। नाक भौं सिकोड़ना यानी कि नखरे करना, जिस इंसान को चटपटा और मसालेदार खाना खाने की आदत लग जाती है वह फल और हरी सब्जियों जैसे पौष्टिक आहार को देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। कलेजे में घाव होना यानी कि बहुत दुख होना, अध्यापक जी की कठोर बातें सुनकर रमेश के कलेजे में घाव हो गया। नेक्स्ट है आपका मुहावरा मुंह ताकना यानी कि लाचारी से देखना। सुरेश ने बहुत बार मुंह ताका पर कोई भी उसका काम करने के लिए नहीं आया। नेक्स्ट है धब्बा लगना मतलब कि बदनाम होना, चोरी की घटना से उसके चरित्र पर धब्बा लग गया। हंसी होना मतलब मजाक उड़ना, पिया ने खीर में नमक डाल दिया जिस वजह से उसकी घर में हंसी हो गई। सपनों का खून होना मतलब कल्पना पूरी नहीं होना, पिताजी की मृत्यु ने बच्चों के सपनों का खून कर दिया। नेक्स्ट मुहावरा है तराजू में तौलना यानी कि बराबर समझना, किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के परिणाम को तराजू पर तौलकर देखना उचित होता है। नेक्स्ट है नाक होना यानी कि इज्जत होना, मोहन की अपनी बिरादरी में बड़ी नाक है। नेक्स्ट मुहावरा है मुंह से सीधी बात ना निकलना मतलब इधर उधर की बातें करना, मीरा मेरी शिकायत करने माँ के पास गई पर उसके मुंह से सीधी बात न निकल सकी। हाथ मलना यानी कि पछताना,
सफल पर मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे, वरना हाथ मलते रह जाओगे। नेक्स्ट है आपका अभ्यास, लिंग बदलो। माँ बाप, पुत्र पुत्री, सास ससुर, जेठ जेठानी, बहन बहनोई, बाबू बबुआइन, पति पत्नी, भाई बहन, देवर देवरानी, ननद नंदोई, समधी समधन, मालिक मालकिन। यहाँ पर भाई का भाभी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बनाओ, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो भाव क्या होता है जिसको कि हम टच ना कर सके, ठीक है। तो यानी कि इमोशंस, जैसे अपना अपनापन, बच्चा बचपन, पराया परायापन, भारी भारीपन, मुस्कुराना मुस्कुराहट, घबराना घबराहट, सजाना सजावट, लिखना लिखावट। विराम चिन्ह लगाएं, तो वह क्या कर लेता, तो लास्ट में आपने जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। बहू और बेटी, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। बेटी और बहू अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर जितने भी रेड कलर से मार्क किया गया है, ये सब विराम चिन्ह है, जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें लगाना है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसती रहती है। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। इन वाक्यों को शुद्ध करें। मैं आपको केवल 500 रुपए मात्र ही दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो मात्र शब्द को हटा देंगे, यानी कि मैं आपको केवल 500 रुपए ही दे सकता हूँ। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात सप्रमाण कही, यहाँ से आप सहित शब्द को हटा देंगे। हम सब यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं। सकुशलता पूर्वक नहीं, हम सब यहाँ सकुशल हैं। मकान लगभग कोई 7-8 हजार में बिक जाएगा। मकान लगभग 7-8 हजार में बिक जाएगा, यहाँ से आप कोई शब्द को हटा देंगे। आगे आपको दिया गया है कि आपने इनमें भरकर वाक्य पूरे करें। जीवनलाल सोफे पर बैठ जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद से ऊब रहे हो। तो ये वर्ड जो है वो ऊब आएगा, ठीक है, यानी कि बोर हो रहे हो। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। उन्होंने इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। चाहे बेटी वाले अपना घर द्वार बेचकर दे दें, फिर भी बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु के बने हैं। मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। जिस तरह मैं उतावली होकर गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। विचार बोध, इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, जीवनलाल अपनी बहू कमला की विदाई क्यों नहीं कर रहे थे। उत्तर, जीवनलाल अपनी बहू कमला की विदाई इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें दहेज कम मिला था, ठीक है, ये काम ना होकर कम शब्द है, कम मिला था। प्रमोद को जीवनलाल ने किस बात पर बदतमीज और आवारा छोकरा कहा। जब प्रमोद ने जीवनलाल को यह कहा कि वह बिना पैसे लिए कमला को विदा न करके अन्याय कर रहे हैं तथा उसे विदा न करके कोई बदला ले रहे हैं, और यदि रमेश बाबू होते, इस पर जीवनलाल ने उसे बदतमीज और आवारा छोकरा कहा। तीसरा प्रश्न है, प्रमोद अपनी बहन कमला को लेने क्यों आया। प्रमोद अपनी बहन कमला को उसके विवाह के बाद के पहले सावन पर ससुराल से विदा कराकर मायके ले जाने आया था। चौथा प्रश्न है, जीवनलाल कितने रुपए लेकर बहू को विदा करने को तैयार थे। उत्तर, जीवनलाल 5,000 रुपए लेकर बहू विदा करने को तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवनलाल की बेटी क्यों नहीं आई। तो जीवनलाल की बेटी इसलिए नहीं आई क्योंकि लड़के वालों के अनुसार उसने अपनी बेटी के विवाह पर दहेज पूरा नहीं दिया था। इस एकांकी में किस प्रमुख सामाजिक समस्या को उठाया गया है। तो इस एकांकी में दहेज की सामाजिक समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज की समस्या का समाधान लेखक ने राजेश्वरी के शब्दों में प्रस्तुत किया है। उस वाक्य को ढूंढ कर लिखें। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक समान नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। इस वाक्य को स्पष्ट करें। इस वाक्य से तात्पर्य यह है कि कमला को ससुराल में
उसके आंसुओं अथवा रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दुख कोई नहीं समझ सकता। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है, इस वाक्य से जीवनलाल के चरित्र पर प्रकाश डालें। इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि जीवनलाल पैसे को बहुत महत्व देता है। उसके लिए पैसे से ही मनुष्य का आदर सम्मान होता है। दहेज में 5,000 रुपया कम मिलने के कारण ही वह अपनी बहू को विदा नहीं होने दे रहा तथा बहू के भाई को भी बुरा भला कह रहा था। उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड है और उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोद और कमला में हुई बातचीत को अपने शब्दों में लिखें। कमला जब प्रमोद से मिली तो सिसकने लगी। प्रमोद उसे शांत करता है और 5,000 रुपए देकर उसे विदा करा ले जाने की बात कहता है। इन रुपयों का प्रबंध वह अपना मकान बेचकर करेगा। कमला उसे घर नहीं बेचने की कसम देती है। वह अपने स्वार्थ के लिए घर नहीं बिकने देना चाहती। वह अपने भाई से कहती है कि वह सावन अपनी ननद के साथ मना लेगी तथा उसे सहेलियों की कमी भी महसूस नहीं होगी। वह प्रमोद को यह विश्वास दिलाती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। राजेश्वरी के इस कथन से माँ की ममता किस प्रकार झलकती है? राजेश्वरी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि राजेश्वरी बहू और बेटी को एक समान समझती है। उसके मन में दोनों के प्रति बहुत ममता है। इसलिए बहू की विदाई न होने पर उसके भाई प्रमोद को अपने पास से 5,000 रुपए देकर अपने पति को देने के लिए कहती है, जिससे वे अपनी बहन को विदा कराकर ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय यह है कि जब ससुराल वालों ने उचित दहेज न मिलने के कारण गौरी को उसके भाई रमेश के साथ विदा नहीं किया, तो जीवनलाल को लगा कि उसने जैसा व्यवहार अपने बहू के भाई प्रमोद से किया वैसा ही उसके बेटी बेटे के साथ हुआ। उसे लगा कि उसने जो बुरा व्यवहार प्रमोद से किया उसका उसे तुरंत बदला मिल गया। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।